जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं सामान्य ज्ञान से संबंधित, जो कि बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है और पूछे गए भी हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। आप लोगों को एक टेस्ट की भांति लगाना है इसे। तो देखते हैं, आदि ऐतिहासिक युग जैसे कि सिंधु सभ्यता में लिपि चलती थी, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक युग में रखा गया है। और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। और यह जो थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। और यहाँ के प्रमुख फसल कौन कौन से थे? गेहूं एवं जौ। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरस्तु ने ऐसा कहा था। तो अरस्तु के बारे हम लोग जान लेते हैं कि अरस्तु जो थे वह यूनानी दार्शनिक थे। इसके गुरु, अरस्तु के गुरु भी पूछा जाता है, तो इसके गुरु जो थे प्लूटो थे। अरस्तु का जो ग्रंथ है वह कौन सा है? पॉलिटिक्स। ठीक है दोस्तों, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहले जो थे 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन इसे जो है संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में किया गया था, तो इससे जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार के तहत रखा गया। और बात कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे आप बोलते हैं। और ये भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन किया गया है। ऐसे ही भाग 3 को, मतलब भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऋग्वैदिक के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? तो ऋग्वैदिक के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध जो है वह आपके सावित्री से है। किससे है? सावित्री से। तो सावित्री के बारे हम लोग बात कर लेते हैं। तो सावित्री को जो है प्राणदायी देवी माना गया है ऋग्वैदिक काल में। सावित्री की स्तुति में गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा किया गया है। किसके द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई है? तो विश्वामित्र द्वारा की गई है। अगला है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगर आप तीसरे मंडल को उल्टाएं ऋग्वेद का, तो उसमें गायत्री मंत्र का आपको उल्लेख मिलेगा। इंद्र जो है ऋग्वेद के महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। ठीक है, अगर सोम की बात कर लेते हैं, तो सोम जो है 9वें मंडल में दिया गया है। ऋग्वेद का 9वें मंडल को आप देखेंगे तो उसमें सोम के बारे में बताया गया है। सोम देवता को समर्पित किया गया है। ऋग्वैदिक में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से 1978 में हटाया गया, जो कि संविधान संशोधन कितना था? तो वह 44वां संविधान संशोधन के तहत, जिसे कि 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। चलिए, अगला है कि झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया? तो झेलम नदी के किनारे जो वितस्ता का युद्ध लड़ा गया था, यह पोरस एवं सिकंदर के बीच लड़ा गया था। इससे ही आप कौन सा युद्ध कहेंगे? झेलम का युद्ध भी कहा जाता है ना। तो अगला है कि आप इससे कुछ संबंधित प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ था, है ना। फिर उसके बाद इस युद्ध में सिकंदर ने किसे हराया? पोरस को पराजित किया था। और झेलम नदी के किनारे वितस्ता का युद्ध में सिकंदर ने पोरस की वीरता देखकर उन्हें क्या किया? माफ कर दिया और पुनः उसका जीता हुआ जितना भी संपत्ति था उसे वापस कर दिया, मतलब राज्य वापस कर दिया। चलिए, अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य के अरावली क्षेत्र में ग्रीन कवर को बेहतर बनाने हेतु एरियल सीडिंग तकनीक को नियोजित किया है?
तो ये आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो हरियाणा ने ऐसा किया है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कुशीनगर जो है देवरिया जिले में स्थित है, जहाँ की गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ, मतलब कि महापरिनिर्वाण हुआ 483 ईसा पूर्व में। इसे ही कुशीनगर या कुशीनारा भी बोला जाता है। ठीक है, अगला है भारत का संविधान से लागू हुआ। कब से लागू हुआ भारत का संविधान? भारत का संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। और अंगीकृत कब हुआ? आपसे पूछा जाएगा अंगीकृत कब हुआ भारत का संविधान? अंगीकृत जो हुआ 26 नवंबर 1949 को, बनकर तैयार भी हो गया 1949 को ही, लेकिन 26 जनवरी जो 1930 को प्रथम बार झंडा फहराया गया था लाहौर में। कहाँ? लाहौर में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में फहराया गया था। तो इसी कारण से इसे लागू भी 26 जनवरी 1950 में किया गया। अगला है कि अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन असत्य है? तो अशोक के अभिलेख जो है वह पाया गया है, खरोष्ठी में भी मिला है, अरमाइक में भी मिला है, ब्राह्मी में भी लिखा गया है, और आपके संस्कृत में नहीं लिखा गया है। तो खरोष्ठी की मैं बात करता हूँ तो खरोष्ठी आपके पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है, खरोष्ठी लिपि, और ब्राह्मी जो है भारत से प्राप्त हुआ है। अरमाइक की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो अरमाइक और ग्रीक जो है अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। चलिए अगला है कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पतंजलि जो थे वह समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 12 नंबर मिलान कीजिए। जी हाँ, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। तो पहला क्या है कि हम लोग देखते हैं वारामिहिर। जी हाँ, वारामिहिर। फिर उसके बाद जो है विशाख दत्त, शूद्रक, विल्हन। तो हम लोग देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी वारामिहिर जो होगा वह किससे संबंधित है? बृहत संहिता से, याद रखना है। ऑप्शन बी जो है विशाख दत्त वह किससे? देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक सी जो होगा, शूद्रक जो होंगे वह मृच्छकटिकम से संबंधित है, और विल्हन जो होंगे वह प्रबंध चिंतामणि से संबंधित है। नेक्स्ट है कि आद्य मध्ययुगीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनके राजधानियों का मिलान कीजिए। तो प्रतिहार वंश आप लोग जान ही रहे हैं कि प्रतिहार वंश जो हो जाएगा वो किससे संबंधित होगा? कन्नौज से। जी हाँ, सही है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो इसका सही उत्तर होगा कन्नौज, प्रतिहार कन्नौज। चंदेल जो हो जाएगा खजुराहो से, परमार जो हो जाएगा धारा नगरी से, और सोलंकी जो हो जाएगा अनहिलवाड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये मैथमेटिक्स से प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ। इसका सही उत्तर होगा 8 मिनट, और आप लोग प्रयास कीजिएगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा 8 मिनट। अगला है प्रशासन के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश की देन नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। इक्ताधारी व्यवस्था भी इल्तुतमिश की देन है, मुद्रा प्रणाली भी इल्तुतमिश की देन है, एवं सैन्य संगठन भी इल्तुतमिश की ही देन है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का चलाया, चांदी का जिसे कि आप टका कहते हैं, और तांबे का जीतल भी उन्होंने चलाया। इल्तुतमिश ने जो है आप जान रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है शुरू किया था, क्या चीज़ का? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, लेकिन इसे पूर्ण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। और इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया था। इल्तुतमिश जो थे वह तुर्किस्तान के इलवरी तुर्क थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो कृष्णदेव राय जो अमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ की जो रचना की थी वह की थी तेलुगु भाषा में। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। कृष्णदेव राय संस्कृत में जो किया था रचना, तो उसका नाम क्या है? जम्बवती
कल्याणम। और कृष्णदेवराय के दरबार में जो है तेलुगु साहित्य के 8 कवि रहते थे, जिसे कि अष्टदिग्गज कहा जाता था। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि अष्टदिग्गज किनसे संबंधित है, तो कृष्णदेवराय से। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा जाता था, एकदम इसे याद रखना है। कृष्णदेवराय ने के हजारा तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया। किसने हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो कृष्णदेवराय ने करवाया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, तो यह किसने किया था, तो रामानंद ने किया था सबसे पहले हिंदी का प्रचार। रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माने जाते हैं। किसे माना जाता है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक, तो रामानंद को। रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रेरक भी माना जाता है, जिसे कि आप जनक जानते हैं, अभी मैंने बताया आपको जनक। तुलसीदास ने क्या क्या लिखा है, तो तुलसीदास ने रचना की है रामचरितमानस की, फिर उसके बाद विनय पत्रिका की, कवितावली की, दोहावली की, ये सभी रचना तुलसीदास के द्वारा किया गया है। और मैं बात कर लेता हूँ कबीरदास की, जो कि कबीर इसमें दिया भी गया है। एकस्वरवाद तथा निराकार ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया। किसने, कबीरदास ने। इसके अनुयायी कौन थे, कबीरपंथी कहलाते थे। इसके अनुयायी जो थे वो कबीरपंथी कहलाते थे। चलिए अगला है कि अकबर के शासन में महाभारत की फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है, तो अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया था वह रजमनामा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो रजमनामा। तो रजमनामा के बारे हम लोग जान लेते हैं कि रजमनामा से फारसी का अनुवाद तो किया गया। रजमनामा का अर्थ क्या होता है, तो युद्ध का पुस्तक। महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में करने वाला बदायूनी नकीब खां एवं कौन थे, अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान आदि थे, ये सभी थे। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से किया तथा मौलाना हुसैन फैज ने यारे दानिश नाम से किया। किसका, पंचतंत्र का। अबुल फजल किस नाम से, अनवर ए सादात, और मौलाना अबुल फैज ने यारे दानिश नाम से अनुवाद किया था। किस भाषा में, फारसी भाषा में। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके युग को कहा जाता है, किसके काल को, तो अकबर के काल को ही कहा जाता है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ, तो संविधान की संकल्पना का उद्भव जो हुआ सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। तो हम लोग बात करेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे, तो सबसे छोटा संविधान आपसे पूछ लिया जाएगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जिसमें कि केवल 7 अनुच्छेद है। और ये तैयार कब हुआ था, 1787 ईस्वी में तैयार हुआ था। अमेरिका के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दिया गया है। किसमें दिया गया है अवशिष्ट शक्तियां, राज्यों में। अगला है भारत का संविधान के बारे में बता देता हूं दोस्तों, कि आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो वह भारत का है। और ग्रेट ब्रिटेन का संविधान अगर बोला जाए तो वह जो है अलिखित संविधान है, जिसे कि विकसित संविधान कहा जाता है। ब्रिटेन संसदीय प्रणाली का जनक है। उसके बाद भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। जी हाँ, भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है। ग्रेट ब्रिटेन में जो परंपराएं चली आ रही है वही संविधान है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। अमेरिका ने अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाया है। अगला है 20 नंबर आपका, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। चलिए दोस्तों, तो आप लोग समझ ही गए होंगे ये 20 प्रश्न एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हैदराबाद का निजाम जो था, सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो भारतीय शासक था,
शुरू करने वाला फ्रांसीसी जो था डुप्ले शुरू किया था, लेकिन इसको सही तरीके से यूज किसने किया था? तो वेले जली ने किया था, लॉर्ड वेले जली। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो कि हम लोगों का मनोबल बना रहे। चलिए धन्यवाद दोस्तों।